Very good morning. So, we are starting our paper on research methodology. Before we start research methodology, this important paper for a pre PhD coursework, we must be aware of a few issues regarding research methodology or research. सभी लोग आजकल रिसर्च कर रहे हैं एट ऑल लेवल्स, वेदर यूजी, पीजी और दोज इंटरेस्टेड इन एडिंग टू द डोमेन ऑफ नॉलेज. कई लोग शौकिया भी करते हैं इस तरह का काम. कई लोग पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए करते हैं बिकॉज मैनी पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन द रिसर्च वर्क विच इज़ गोइंग ऑन. मैनी पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, मैनी न्यू मेडिसिन एंड ड्रग्स. और इसके अलावा समाज की बेहतरी के लिए जितने कार्य करे जाते हैं उसके पीछे क्या इन्वॉल्व है? अ लॉट ऑफ रिसर्च गोज इनटू इट. बट over the past few years, there has been a rise in papers being retracted due to ethical issues. हुआ कुछ यूँ है क्योंकि कहना चाहिए या तो नौकरी पाने की लालसा में, और समटाइम्स वन इज़ अनअवेयर कि ये जो है हम अनएथिकल वर्क कर रहे हैं. कई बार लोग अनभिज्ञ भी होते हैं और कई बार जस्ट टू गेन एक्स्ट्रा माइलेज, नेम एंड फेम इन अ हरी. Such papers are published which are doubtful, and either they are duplicate or there are certain facts, certain parts which have been just copied from somewhere, plagiarism in other words. तो ये ज़रूरी हो गया है. हम एजुकेटर्स हैं, हमारे लिए ये पढ़ाना और ये बताना सभी को जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं उनके लिए, चाहे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर कर रहे हों या नहीं कर रहे हों. लेकिन हर एक लेवल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आजकल जो रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं. माइनर डिसर्टेशन वर्क कर रहे हों, कहीं के लिए प्रेजेंटेशंस तैयार कर रहे हों, या कुछ इनोवेटिव स्टडीज़ करना चाह रहे हों. दैट साइंटिफिक conduct and research ethics. These are the words or topics one should be familiar with, जिससे जाने अनजाने किसी भी तरह से गलती ना हो. और रिसर्च करने से पहले हम ये जान लें कि हमको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो मेथड हमें अपनानी है, जब हम इसमें आगे बढ़ते जाएं तो हाउ टू फॉलो ethical issues so as not to create a problem not only for ourselves but also the country we represent. तो चलिए शुरू करते हैं. साइंटिफिक कंडक्ट. साइंटिफिक कंडक्ट. चलिए आज हम ये पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो वेलकम टू दिस क्लास. अब तो रिसर्च देखिए सब लेवल्स में हो रही है, नॉट जस्ट बेसिकली कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर सेट दैट इज आफ्टर पीजी. एट एनी एज स्टूडेंट्स आर engaging in research besides the academic fraternity. और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 2006 से 23 के बीच में इंडियन रिसर्च वॉच IRW ने कुछ एक मैं प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूँ, वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर कंट्री, वहाँ से 58 पेपर्स वर विड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक डोमेन ड्यू टू प्लेजरिज्म और डुप्लीकेशन. So with reference to all this and the rising amount of copy paste, क्योंकि देखिए पहले का ज़माना अलग था जब टाइप होता था लेकिन लिखा जाता था, लिख करके फिर टाइप होता था टाइपराइटर से. लेकिन धीरे धीरे एज साइंस इंक्रीज्ड, scientific findings increased,
वी वर गिवन सो मेनी टूल्स, इतने सारे टूल्स हमें मिल गए कि बहुत सरल हो गया कहीं भी नॉलेज डोमेन से कुछ भी पिक करके कट पेस्ट करना। और इससे क्या हुआ कि हम लोगों की जो लिखने की क्षमता है, खुद की थिंकिंग, वो कम होती गई और हम ज़्यादा डिपेंडेंट होते गए ऑन व्हाट वाज अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन, टू फ्रीली अवेलेबल रादर वन शुड से। तो किसी तरह उसको यूज़ करके, क्यों यूज़ करके? क्योंकि या तो प्रमोशन ड्यू है, या कोई नई नौकरी चाहिए, या जस्ट अ रेस फॉर अर्निंग मोर नेम एंड फेम, we resorted to all sorts of unethical means। तो इसी लाइट में साइंटिफिक कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेलकम टू दिस क्लास ऑफ साइंटिफिक कंडक्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइंस क्या होती है। साइंटिफिक कंडक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस क्या होती है इसके तहत पहले तो ये जानना जरूरी है। साइंस और कॉन्शियस, ये जो हमारा होता है, ये सब इनका जो मेन रूट ओरिजिन होता है, एटिमोलॉजिकल रूट जिसको कहते हैं, वो ओरिजिनली लैटिन वर्ड साइंशिया से आए, मीनिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्टनेस, एक्सपीरियंस, अनुभव है, कितनी समझ है किसी भी चीज़ की, कितना ज्ञान है, कितनी आपके उसमें जो है एक्सपर्टनेस है। और साइंशिया ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिस्टेमे। एपिस्टेमे का भी मतलब यही होता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, सिस्टमैटिक और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है ज्ञान अर्जित करने के लिए। न्यू नॉलेज इज इन साइंस इज ओनली पॉसिबल वाई? क्योंकि हम लोग देखिए इतने जिज्ञासु होते हैं। तो हम सभी जो काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, लेकिन हमारी जिज्ञासा है लगातार हम कुछ ना कुछ नया ज्ञान अर्जित करें। एंड इट also gives a sense of confidence, and one feels nice about it because one is curious to know more about the world जो इतना intricate है। और एक कारण तो होता है कि खाली नॉलेज डोमेन में वी वांट टू ऐड मोर थिंग्स, कुछ हमें ऐसी जानकारियाँ हमने जब स्टडी करी तो थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वी एडेड मोर नॉलेज टू इट ऑन द पब्लिक डोमेन बाय वे ऑफ आर पब्लिकेशंस। हमने वो चीज़ पब्लिश कर दी, पब्लिक डोमेन में एक नई चीज़ और ऐड हो गई जो अभी तक जिसके बारे में पता नहीं था, या मे बी टू सॉल्व सम प्रॉब्लम pertaining to the society naturally, so that we get a better, healthier, disease-free society. Besides, nature itself is, so complex, solving or unfolding the mysteries of nature. तो नई से जानकारियाँ आती हैं साइंसेस में, जिससे एक खुशहाल जो है वो समाज बने और तरक्कियाँ हों, जिंदगी और हमारी जो है बेहतर हो। कई एक बीमारी जो हैं, कई एक रोग जो हैं जिनका पहले निदान नहीं था अब निकल आया है। हाउ? बाय वर्च्यू ऑफ दीज साइंटिफिक रिसर्चेस। Many new policies have come up also by way of studying of society, कि कैसे बेहतरी हो सोसाइटी के। नई पॉलिसी सरकार बनाती है, फ्रेम करती है। इसमें नाम लेना ज़रूरी होगा B.R. हगिनहैन का। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, प्रोफेसर एमरिटस डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट हैम्बलिन यूनिवर्सिटी। To quote him, science emerged as a way to investigate nature through direct observation, emphasizing empirical evidence as a foundation for understanding. हमारी समझ बढ़ाने के लिए empirical evidence चाहिए। क्या है empirical evidence? किसको कहते हैं? वो जानकारियाँ, वो information जो हम collect करते हैं। कैसे? By either observing or by experiments or through our experience by observing the society or the nature in general। मतलब एक डेटा कलेक्ट होता है और वो डेटा जो है वो जो कलेक्ट होता है इट शुड बी टैंजिबल। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए मनगढ़ंत, ऐसा होना चाहिए जो कि या तो देखा जा सके या महसूस करा जा सके या ऑब्जर्व हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है टैंजिबल ऐसे कि अगर कोई दूसरा भी वो स्टडी करे तो वो रेप्लिकेट भी हो सके।
वो वेरीफाई भी हो सके. दिस इज द की टू साइंटिफिक मेथड. It can be a qualitative data, it can be quantitative. Quantitative means number. It can be mixed, both qualitative and quantitative. Qualitative मतलब कि जैसे डिस्क्राइब करें कहीं के फ्लोरा फोना और कुछ एक बिहेवियर पैटर्न्स जो हमारे समाज में हैं या सोसाइटी में जो सर्टन चेंजेस होते हैं उनका स्टडी, या मार्केट में जो कोई चीज़ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी स्टडी. तो डिस्क्रिप्टिव भी यानी कि क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, मिक्स दोनों. जहाँ नंबर्स आते हैं तो वहाँ क्वांटिटेटिव हो जाता है डेटा. अब ये सब जो हम कर रहे हैं, जैसे कि लेंथ की कोई चीज़ का मेजर करें या कुछ भी देखें कि हम एल्टीट्यूड बढ़ता है तो फ्लोरा फोना मतलब प्लांट्स पे, वहाँ के रहने वाले जानवरों जीव जंतुओं पे क्या असर पड़ रहा है उसका, या कोई मेडिसिन जो है वो कितनी उसकी एफिकेसी कैसी है, उसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा हो वॉलंटियर्स के ज़रिए. मतलब सारी ऐसी मेथड जो कि रेप्लिकेट करी जा सकें, वो सारी हमारी एम्पेरिकल एविडेंस होती हैं. और कंपेयर करी जा सकें, यूजफुल निकलें. कहने का मतलब है विज्ञान परसुएट एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड following a systematic methodology based on observation and experiments. एक और नाम इसमें लेना चाहूँगी, वो है के आर पॉपर का, 20वीं सदी के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर साइंस के. उनके अनुसार, to quote him, no number of positive outcomes at the level of experimental testing can confirm a scientific theory, but a single counter example is logically decisive. Unquote. पॉपर जो हैं उनकी जो लॉजिकल एसिमेट्री, उनके हिसाब से वेरिफिकेशन और फॉल्सिफाइबिलिटी वो बेसिस फॉर्म करती है उनकी फिलॉसफी का. मतलब आप कितने ही एविडेंसेस दे दें किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, लेकिन अगर कहीं से कुछ भी ऐसा मिल गया, एक भी ऐसा एविडेंस जो थ्योरी को अदरवाइज प्रूव करे, तो क्या करेंगे हम? फिर हम उस थ्योरी को रिफाइन करेंगे, नए ढंग से उसको टेस्ट करेंगे, और इस तरह रिफाइनिंग के थ्रू ही उनका कहने का मतलब है कि साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो आगे बढ़ती हैं निरंतरता से. सो कार्ल पॉपर ही बिल्ट हिज साइंटिफिक थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन ऑर्डर टू रिफाइन दिस साइंटिफिक थिंकिंग लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. तो साइंस क्या है? अ वे ऑफ टेस्टिंग रिगरसली strict scientific principles and methods to ensure the validity and reliability of research, giving the proposed solution to a problem or adding to the knowledge domain. I think by now आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि साइंस किसको कहते हैं. इसके दो मेजर ब्रांचेस कही जाती है. नेचुरल साइंसेस, जहाँ फिजिकल वर्ल्ड, बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंसेस, इसके तहत ये पढ़ी जाती हैं, इनके विषय में जानकारियाँ हासिल करी जाती हैं. एंड बिसाइड्स दिस द सोशल साइंसेस वेयर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज आर स्टडीड, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी. एंड बिसाइड्स दैट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस जो कि डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड हैं, और वो फॉर्मल साइंसेस की कैटेगरी में आती हैं. हालांकि कुछ लोग अप्लाइड साइंसेस के भी करके भी कहते हैं, एक चौथी इसकी क्लासिफिकेशन. पर अप्लाइड साइंसेस जो हैं वो सब इसी के अंदर ही आ जाती हैं जो हम नेचुरल साइंसेस पढ़ते हैं, या अगर कहीं पॉलिसीज फ्रेम करते हैं तो जो सोशल साइंसेस पढ़ते हैं. सोशल साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for the progress of a society. Natural science is very important for studying the environment around us, for studying the nature around us, for studying the various processes that are taking place in our day-to-day activity, and for moreover adding to new knowledge by way of problem solving. तो ये हमारा बेसिक डिवीजन जो है वो साइंसेस का है.
तो अब हम क्या कहेंगे इन नटशेल, क्या है साइंस? साइंटिफिक कंडक्ट समझने से पहले कि साइंस जो है वो किससे डिराइव्ड होती है? साइंशिया। साइंशिया किससे डिराइव होता है? एपिस्टेमे। और साइंस इन बेसिकली होती क्या है? साइंस क्यों आगे तरक्की करती है? क्योंकि लोगों को जिज्ञासा होती है कि किसी तरह सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व हों, किसी तरह बेहतर सोसाइटी बने, किसी तरह नेचर की हमारी जो जानकारियां हैं, जो हमारा इतना रहस्यमय नेचर है, टू अनफोल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, इन अदर वर्ड्स, this is how science progresses. And according to Hageman, he classified science, he talked about science that it is a way to investigate nature. How? Through direct observation or empirical evidences. लेकिन वहीं पे कार्ल पॉपर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक कि फॉल्सिफाइबिलिटी इस पे बेस्ड है उनका, कि जब तक कि हमें लगातार एविडेंस मिलना कोई साइंटिफिक थ्योरी को प्रूव नहीं करता है, क्योंकि अगर एक भी एविडेंस उसके खिलाफ मिल गया तो वो उसको डिसअप्रूव जरूर करता है, और इससे हमारी साइंटिफिक थ्योरी आगे बढ़ती है। कहने का मतलब है साइंस रिगरसली, लगातार निरंतरता से करी हुई कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल से गाइडेड प्रोसेस है, जो कि आगे टेस्ट हो सके, वैलिडिटी उसकी प्रूव हो सके, उसकी रिलायबिलिटी प्रूव हो सके, और उससे कुछ ना कुछ या तो बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड हो, या कोई ना कोई सोल्यूशन निकले सोसाइटी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, या किसी भी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन निकले। और इसके मेजर ब्रांचेस दो हैं, नेचुरल एंड social sciences. So that's all for today, and formal sciences forms another part which is based on deductive reasoning. So thank you.